14 अगस्त 1947 भारत के आज़ादी से सिर्फ एक दिन पहले भारत रत्न से सम्मानित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसे खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। आखिर उस दिन हमने क्या खोया था जिसके कारण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसी हृदय विदारक कविता लिखनी पड़ी? क्या 15 अगस्त उसका भरपाई कर पाया जिसे हमने 14 अगस्त को खोया था? दोस्तों, आज बात इसी विषय पर होगी, लेकिन 76 वर्षों में हमारी उपलब्धियों का एक रिकैप। 15 अगस्त 1947, इस तारीख को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये सबको पता है कि ये वही पहला दिन था जब देश ने पहली बार आज़ाद हवाओं में सांस ली थी और संकल्प किया था, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। पिछले 76 सालों में हमने सुई से लेकर सैटेलाइट तक का सफर तय किया है। मून और मार्स पर हमने अपने देश का तिरंगा फहराया है और अपने पौरुष और प्रताप से आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन चुके हैं। हम कहां से कहां आ पहुंचे, ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ सेकेंड का जन्म जब 1926 में हुआ, तब भारत पर ब्रिटिश राज था। कभी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी रह चुका भारत ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स में ढूंढने से भी नजर नहीं आता था। 1965 आते आते हम आज़ाद तो हो चुके थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से ये अपील की थी कि वो सप्ताह में एक दिन अपना खाना त्याग दें, यानी उपवास रखें। और ये कहने से पहले लाल बहादुर शास्त्री ने हफ्ते में एक दिन अपना भोजन त्याग दिया था। 57 साल 57 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 8 सितंबर 2022 को रानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ था और तब तक हम उन्हीं के इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके थे। हमारा अगला संकल्प है 2029, जब हम जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन आज मेरा विषय थोड़ा अलग है। आज मैं उपलब्धियों का उमंग नहीं, आंसुओं का वो अध्याय सुनाऊंगा जिसकी कीमत पर हमने 15 अगस्त 1947 कमाया है। नमस्कार, मैं अमित चौधरी और आज मैं आपको उस त्रासदी में ले चलूंगा जिसने 10 लाख जीते जागते लोगों को लाशों में बदल दिया और करोड़ों बेघर जीवन भर अपनों की याद में तड़पते रहे। मानव इतिहास में 10 सबसे बड़ी त्रासदी में इस विपदा का नाम है भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान तो याद ही होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। क्या कभी राष्ट्रगान गाते हुए हम इस वेदना को भूल सकते हैं कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र तो अब भी हमारा है, लेकिन सिंध हमसे बिछड़ गया। 17 अगस्त 1947 किताबी नजर से भारत को देखने वाला एक अंग्रेज अफसर रेड क्लिफ, जो कभी भारत खुद आया ही नहीं था, एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना लकीर खींच दी जिसकी वजह से मानवता शर्मसार हो गई। ये लकीर किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं, एक जीते जागते राष्ट्र पुरुष के सीने पर खींची गई थी। भारत का विभाजन एक देश का विभाजन नहीं, मानवता का विभाजन था, मानव सभ्यता का विभाजन था और हमारे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का विभाजन था। क्या क्या खोया हमने विभाजन की विभीषिका में। माँ गंगा इधर रह गई और हमारी सभ्यता की पहचान, जिनके नाम पर हमारी पूर्वज हिंदू कहे गए, वो माँ सिंधु उस पार चली गई। धोलावीरा कालीबंगा इस पार, मोहनजोदारो हड़प्पा उस पार। नालंदा विक्रमशिला इधर रह गए और हमारे महान आचार्य का तक्षशिला उधर चला गया। बाबा अमरनाथ बर्फानी इस पर रह गए और पवित्र शारदा मठ उस पर चला गया। हरमिंदर साहब, श्री केसकर साहब इस पर रह गए और श्री करतारपुर साहब उधर चले गए। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम है लोग ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए, लाखों हमेशा हमेशा के लिए
बेघर और अनाथ हो गए। अनगिनत माओं की अस्मिता लूटी जा रही थी और बेबस सिंधु सतलुज की घाटी में पानी से ज्यादा खून बह रहा था। न जाने कितने गांव उजड़ गए। चौपालों पर देश दुनिया की बातें गुनगुनाते हुक्के हमेशा के लिए शांत हो गए। कुओं से टकराकर वो छनकते पानी की छपाक शांत हो गई। न जाने कितने चूल्हों पर चढ़े पतीली के उतरने से पहले घर वालों के सर उतार दिए गए। गिल्ली डंडे कंचे और ताश के पत्ते बिखरे रहे। असजी गुड़िया अपने सजने का इंतजार करती रही, लेकिन उन्हें सजाने वाला नन्हे नन्हे हाथ हमेशा के लिए मौन हो गए। न जाने कितने शरणार्थी बंटवारे की उस लाल लकीर को पार करते ही अपनी जिंदगी से हार गए। बंगाल, पंजाब और राजस्थान के मैदानों में अंतिम संस्कार को तरसती लाशें और काफिलों पर हो रहे दहशतगर्दों के हमले पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन सबकी संवेदनाएं शून्य हो चुकी थी और नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्द और आतंकवाद के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के जाने माने विचारक परवेज हुद भाई का कहना है कि ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि जिन्ना और उनके साथियों ने क्या सोचकर पाकिस्तान बनाया था। भारत के विभाजन के मात्र 1 साल बाद ही जिन्ना का निधन हो गया और मरने से पहले उन्होंने भी ये बात स्वीकार किया था कि भारत को काट कर पाकिस्तान बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। जिन्ना कुछ बरस और जी लेते तो वो खुद अपनी आंखों से देखते कि भारतवर्ष को खंडित करने वाला पाकिस्तान कैसे 1971 के जंग में 2 टुकड़ों में बंट गया। यानी जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। परिणाम ये है कि आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कतार में हैं और दिशाहीन पाकिस्तान असफलता और आतंकवाद में फंसकर बर्बाद होने के कगार पर है। क्यों हुआ ये बंटवारा? क्या ये बंटवारा टल सकता था? इस सवाल का जवाब हम व्हाट्सएप से नहीं, इतिहास से पूछेंगे। पार्टीशन पर आम सहमति बन चुकी थी। 8 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया। नाम था इंडियंस इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। पार्लियामेंट ने कानून को शाही दरबार भेज दिया और शाही दरबार के रॉयल सिग्नेचर ने भारत को 2 टुकड़े कर दिए। 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान बना और फिर भारत को आज़ादी मिली। भारत जैसी चिरंजीवी राष्ट्र का विभाजन पूरी मानवता के लिए एक अर्थक्वेक जैसी घटना थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस्लामिक इन्वेजन के 1200 साल बाद जब हम अखंड राष्ट्र बनने के दहलीज पर थे, तब हमें टूटना पड़ा, अलग होना पड़ा। हमारे ऋग्वेद में जिस सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है, उसे अपनी सीमा से बाहर करना पड़ा और 15 अगस्त की खुशी के बावजूद हमारी आंखें नम बनी रही। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन सहिष्णुता पर इतने हमले किए कि हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में 2 पोल की तरह बंट गए। शाही आदेशों पर हजारों मंदिरें तोड़े जा रहे थे, हमारे ग्रंथ जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ निंदनीय अपराध किया जा रहा था, तलवार की नोक पर असंख्य हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, इतिहास में ये लाल स्याही से ये पन्ने पर लिखे गए हैं। अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार डोनाल्ड विलियम अपनी किताब में लिखते हैं, इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हर युग अपने खलनायकों को सुधरने का एक मौका अवश्य देता है। मुगलों को भी ये मौका दारा सिकोह के रूप में मिला, लेकिन औरंगजेब जैसे घने अंधेरे ने दारा सिकोह के नाम को निगल लिया। तमसोमा ज्योतिर्गमय का संदेश लेकर सारी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हमारा भारत एक बार फिर अंधेरे में डूब चुका था। और अगर आपको लगता है कि भारत विभाजन का बात 1947 में पहली बार हुई थी, तो आप गलत हैं। इस कहानी की भूमिका औरंगजेब ने अपने मरने से पहले लिख चुका था। उसने अपने वसीयत में लिखा था कि भारत को उसके मरने के बाद 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए। ये भारत विभाजन का पहला विचार था। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता कमजोर होती गई और भारत कब अंग्रेजों के हाथ में चला गया, इस बात का किसी को पता ही नहीं चला। भारतीय चेतना में पहला कंपन हुआ 1857 में, जिससे भारत ही नहीं ब्रिटिश सरकार भी थरथरा उठे। इस क्रांति के बीज बोने वालों में सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, हमारे भारत के महान एक संत भी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें हम क्रांति पिता के नाम से भी याद करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज घबरा गए। उनको जरूरत थी एक ऐसे संगठन की जो सेफ्टी बल्ब का काम करे।
उन दिनों लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय हुआ करते थे और उनके इशारे पर एक अंग्रेज अफसर E.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1985 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया। अब डफरिन को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस ही एक दिन ब्रिटिश राज के खिलाफ हो जाएगी। जब ऐसा हुआ तो फिर से अंग्रेजों को एक डर सताने लगा। सेफ्टी वल्व एक संकट का रूप ले रहा था। ब्रिटिश राज के पास अब एक ही उपाय था, फूट डालो और राज करो। वायसराय डफरिन ने सर सैयद अहमद खान, याद है ये नाम, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उनको कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने का निर्देश दिया। हमारी एकता तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने पहले ही 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था और 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना उन्होंने कर दी। पूरब में ढाका और पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट प्रीवियर के क्षेत्रों में मुस्लिम लीग मजबूत होती जा रही थी और हमारा देश सांप्रदायिकता के आग में जलते जा रहा था। 1920 में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सभी धर्म और जाति के लोग बहुत ही बड़ी उत्साह के साथ शामिल हुए थे, लेकिन आंदोलन के अचानक समाप्त हो जाने के कारण गांधी जी का प्रयास असफल रहा। 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करनी शुरू की। वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1932 में चौधरी रहमत अली इनसे भी 2 कदम आगे चले गए और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक नया देश का नाम दे दिया और वो नाम था पाकिस्तान। ये वो समय था जब कभी सेकुलर रहे जिन्ना मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। घटनाओं का ये क्रम चलता रहा और फिर आया 16 अगस्त 1947 यानी डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद अली जिन्ना के एक इशारे पर बिहार से लेकर ढाका और पंजाब से लेकर पूरा उत्तर पश्चिम भारत दंगे की आग में जलने लगा। मजहब के नाम पर लगे इस आग में 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। अकेले नोआखली में 50,000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया था। महात्मा गांधी 4 महीने तक नोआखली में रहे, लेकिन उनके अहिंसा विचार मजहबी कट्टरता पर बेअसर रहे। पूरा देश आंसू के सैलाब में डूबा हुआ था। इसी बीच रेड क्लिफ ने 10 लाख भारतीयों के खून से एक रेखा खींच दी। ये है 14 अगस्त का सच और इसलिए 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करते हैं। 15 अगस्त भारतवर्ष का सबसे बड़ा महोत्सव है, इसे बहुत धूमधाम से मनाइएगा। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 15 अगस्त हमने 14 अगस्त की कीमत पर कमाया है। कुछ याद उन्हें भी कर लीजिएगा जो घर से निकले तो लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। उस लकीर को भी याद कर लीजिएगा जो आज भी हमारे हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता पर पड़ी हुई है। और 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाइएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।